गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट भी आज आया है और मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़े थे उनका अच्छा भी रिजल्ट भी आया है। नवोदय का भी आज जो रिजल्ट आया है, जो हम जिस संस्था में पढ़ाते हैं उस संस्था से अच्छा रिजल्ट आया है। हमारे संस्था से 8 बच्चे का रिजल्ट आया है नवोदय में ही। तो जो बच्चे 10th पास आउट हो चुके हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सुनहरा अवसर है कि वे 11th में अब अपना क्लास लेंगे, 12th में अपना क्लास लेंगे। तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पहले से ही YouTube पे अपना क्लास चालू कर चुके हैं। जो 6 मार्च से मेरा क्लास चल रहा है, हम कह रहे हैं कि इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए अपना समय निकाल करके 1 घंटा YouTube पे वर्क कर रहे हैं। पूरे दिन हम टीचिंग लाइन में ही वर्क करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उन बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए जो बच्चे कहीं रह करके, किसी सिटी में रह करके नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी कुछ करने का हमने ठाना है। और आज देखिए हम यूट्यूब पर, ये मेरा तीसरा क्लास है। सिंटेक्स का 2 वीडियो हमने पहले भी डाल चुका है। देखिए वीडियो को आप शुरू से देखिएगा ना, तो एकदम हर चीज़ आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सच में इंग्लिश है और ये सच में हमें सिखा सकता है। हम पे आप विश्वास रखिए। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सिंटेक्स क्या होता है, हमने शुरू में आप लोगों को ये बात बता दिया है कि सिंटेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने बोला है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। ये पहले वाले वीडियो में ये सब है कि सिंटेक्स क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का लगाना, या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हमारा वाक्य जो होगा, ताकि हमारा सेंटेंस जो होगा सही होगा, वही हम इस सिंटेक्स जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे। हमने शुरू में इस बात का चर्चा कर चुका है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यदि हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि सिंटेक्स क्या होता है। अगर हम कहते हैं कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, देखिए इसमें यह जो इज है यहाँ पर ही है, तो ही को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इज को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और बॉय को क्या कहते हैं, तो बॉय को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब रहा बात भाई कि ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके साथ इज क्यों लगा, इसके साथ इज का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। इसके साथ तो हम आर का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि आर इज ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है, आर भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम आर का प्रयोग इसके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसलिए बाबू हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इज जो है ना, सॉरी ही जो है वह सिंगुलर, वो क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। ये पहले हमने पढ़ा चुका है, लेकिन अभी बस बता रहे हैं कि ये बात आपके माइंड में फिर से रिमाइंड हो जाए। चलिए इसको रफ करते हैं। अच्छा दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी आप लोग, ये टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2। देखिए हम कहते हैं कि कभी कभी आप देखते होइएगा राम एंड श्याम, ये दो ठो जो नाउन है, राम भी नाउन है, श्याम भी क्या है, नाउन है, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है। किस चीज से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। हमने क्या बताया था कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है वह सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन राम इज हेयर अ प्रॉपर नाउन, श्याम इज ऑल्सो हेयर अ प्रॉपर नाउन। राम भी यहाँ प्रॉपर नाउन है, श्याम भी यहाँ प्रॉपर नाउन है। यह दोनों एंड से जुड़ चुका है। किस चीज से, एंड से जुड़ चुका है। तो यह बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, यह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो देखिए बाबू, यदि कोई भी दो नाउन, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, एंड से जुड़कर, किससे जुड़कर, एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के स्थान पर
प्रयोग होता है तो यह हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट इसको माना जाता है। जब यह प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। देखिए फिर से एक बार और बता रहे हैं, जब कोई दो ठो प्रॉपर नाउन एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है तो इसको हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? हमेशा इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं, जैसे हम कहें राम एंड श्याम आर, अच्छा यहाँ पे और लिखते हैं, राम एंड श्याम इज आर और इज ब्रदर्स। अब बताइए यहाँ पे आर लगेगा कि इज लगेगा? अब ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आर लगेगा कि इज लगेगा। इसको हम यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे, ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया है कि राम और श्याम एंड से जुड़ा हुआ है, बोथ आर प्रॉपर नाउन, देन वी कैन से दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा क्या करता है? प्लूरल वर्ब को लेता है। अच्छा जी, बहुत सारे इंग्लिश में कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि हमने अभी आपको ये बता दिया कि एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एंड से प्लूरल प्रॉपर नाउन जुड़ा हुआ है, तो आप तो यहाँ पे आर लगा दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे, जैसे अगर हम कहें, इसको मिटाते हैं, जैसे राइस एंड कढ़ी। अच्छा ये बताइए, राइस भी क्या है? नाउन है। कढ़ी भी क्या है? नाउन है। अब यह दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम जैसे पढ़ाए अभी, तो आप तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट कहिएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एंड से दो नाउन जुड़े हो तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, राइस एंड से जुड़ा हुआ है, कढ़ी भी एंड से जुड़ा हुआ है, आप इसको प्लूरल सब्जेक्ट कह रहे हैं, कतई गलत नहीं कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे हमने आपको नहीं बताया है। तो देखिए, एक होता है बाबू पेयर्स ऑफ वर्ड, यानी दो शब्द को हमेशा साथ में बोला जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं कि दाल चावल, यानी दाल चावल साथ में बोले, वैसे ही राइस कढ़ी साथ में बोले। बैग एंड बैगेज, यानी कि बैग और बैग में सामान हमेशा साथ में बोलते हैं कि नहीं? तो जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं एंड से जुड़े होते हैं वे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। फिर से एक बार और कर सुनेंगे, यहाँ पे राम और श्याम, ये तो पेयर ऑफ वर्ड नहीं है ना, तो जब पेयर ऑफ वर्ड नहीं है तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन राइस एंड कढ़ी यह क्या है? यह प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, यह पेयर ऑफ वर्ड्स है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी पेयर्स ऑफ वर्ड होता है अगले क्लास में हम सब लिखा देंगे कि कौन कौन पेयर्स ऑफ वर्ड होता है। अभी बस कंसेप्ट के तौर पे आपको समझा रहे हैं, ये भूल नहीं कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, कभी भी आपसे साधारण में कोई चीज नहीं पूछा जाता है। कोई भी अगर हम साधारण में बात बोल दें तो आपको वो बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही बात यदि हम घुमा के बोलते हैं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सेम बात यहाँ पर वही है। आप धड़ाक दे एक अगर पढ़े होते तो आर लगा करके सही कर देते, लेकिन अगर पेयर ऑफ वर्ड नहीं पढ़े होते तो क्या कर देते? गलत कर देते। तो पेयर ऑफ वर्ड के लिए कोई भी घबराना नहीं है, हम अगले वाले वीडियो में बिल्कुल आपको देंगे। दो बात हम लोगों ने समझा कि दो ठो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल ही होता है। अच्छा एक चीज इसमें हम तुम लोगों को बताना भूल गए, यहाँ पर हम डार्क करके बताते हैं, देखना। जैसे रिमेंबर करो कि फर्स्ट सेंटेंस हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। फिर अगर हम लिख देते हैं ही इज अ बॉय, फिर लिख देते हैं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल।
ये 3 ठो हमने वाक्य आप लोगों के सामने, ये सब जो होता है ना, बहुत सारे क्लास में देखोगे कि शॉर्ट्स में बताता है कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आप उस वीडियो को देख पाइएगा, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको सिखा देना है। हम शॉर्ट्स में नहीं दिखा करके आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो बाबू, राम जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, इस वाक्य में कहीं भी तुमको मेन वर्ब दिखाई दे रहा है? थोड़ा गौर से देखो, इस वाक्य में कहीं भी राम कोई एक्शन कर रहा है? जब राम कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो मेन वर्ब तो नहीं होगा ना। अच्छा, एक और ऊपर वाक्य लिखते हैं, जैसे दीपक इज टीचिंग, दीपक इज टीचिंग। अभी दीपक कोई एक्शन कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है? तो पढ़ाने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि हम अभी आप लोगों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। इट मीन्स दैट नाउ आई एम डूइंग अ एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी क्या कर रहे हैं? कोई वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राम कोई काम नहीं, बस बताया जा रहा है कि राम कच्ची है, भैंस है कि गधा है कि घोड़ा है, ये नहीं ना बताया जाए, बस बताया जा रहा है कि राम क्या है? एक लड़का है। वह क्या है? एक लड़का है। सीता क्या है? एक सुंदर लड़की है। तो एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब की अनुपस्थिति रहती है, फिर से समझिए, यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की अनुपस्थिति यानी अब्सेंटी रहती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना बाबूजी, उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या मान लिया जाता है? मेन वर्ब मान लिया जाता है। बहुत सारे टीचर इसको गलत काट देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही क्या मान लिया जाता है? मेन वर्ब मान लिया जाता है। समझे? बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पर दीपक एक्शन कर रहा है तो टीचिंग हो गया कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। और इज क्या हो गया? इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इज को हम हेल्पिंग वर्ब न कह करके क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे, क्योंकि केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए पूरी को साफ करते हैं, फिर टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। पूरी बोर्ड साफ करेंगे। अब टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, ये भी सेंटेंस का है, सिंटेक्स का ही पार्ट है। अगर हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं, एग्जाम्पल से देखो बाबू, बहुत सारा बात जो होता है ना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज क्लियर क्या चीज से होता है? एग्जाम्पल से ही ना होता है। इस देखिए, अगर हम कहते हैं कि द प्रिंसिपल एंड सर्वेंट, द प्रिंसिपल एंड, क्या लिखते हैं? द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, DIRECTOR, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज माई स्कूल। अच्छा, अब एक बात देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल भी है और यहाँ पर क्या है? डायरेक्टर भी है। इसको अभी क्लियर नहीं करते। प्रिंसिपल भी है और यहाँ पर क्या है? डायरेक्टर भी है। तो देखो, फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसके पहले द लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्टर जो है उसके पहले द नहीं लगा हुआ है। तो इससे क्या साबित होता है? जब हम सिंटेक्स पढ़ रहे हैं तो सिंटेक्स से हमें क्या साबित होता है? हमें सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल जो है और डायरेक्टर जो है,
यह दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, सेकंड में द का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। अब दोनों में फर्क है, यहां पर प्रिंसिपल के साथ भी द लगा, डायरेक्टर के साथ भी क्या लगा, द लगा। अब फर्क क्या है तो देख लेना बाबू, यदि दो ठो कोई पद, ये दोनों पद है ना, प्रिंसिपल भी एक पद होता है, डायरेक्टर भी एक क्या होता है, पद होता है। यदि दो ठो कोई पद एंड से जुड़ा हो, फर्स्ट पद के साथ कोई आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, वो भी नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे। फिर से, दो ठो कोई पद एंड से जुड़ा हो, फर्स्ट पद के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है वह प्रिंसिपल भी है और एक ही व्यक्ति क्या है, डायरेक्टर है। बस उस व्यक्ति के पास पद कितना है, तो दो है, वह प्रिंसिपल भी है और वह क्या है, डायरेक्टर भी है। इसलिए इसके साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसके साथ प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई। फिर देखिए, फिर हम कहते हैं कि प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे द लगा हुआ है, डायरेक्टर के साथ यहाँ पे द लगा हुआ है। अब इसमें क्या लोचा है भाई, फर्स्ट में तो ये लोचा था कि एक ही व्यक्ति है, उसके पास पद कितना है, दो है, इसलिए फर्स्ट के साथ क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अब देखिए, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है, इसके साथ भी आर्टिकल, सेकंड वाला डायरेक्टर है, इसके साथ भी आर्टिकल। तो यह हमें यह बता रहा है कि इसमें एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति हैं, एक प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है, डायरेक्टर है। इसलिए हम इसके साथ हमेशा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस चीज का हमेशा इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में जस्ट जहाँ से हमने समाप्त किया है यहाँ से शुरू करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड हैं अभी अभी मैट्रिक में पास हुए हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो इस का लाभ उठा सके, उन्हें कहीं दूसरे जगह फंसना नहीं है, एकदम शांति बनाना है, बिलीव करना है। देखो, विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। हम पे विश्वास है तो एकदम हमारे चैनल से जुड़िए। कि हम कह रहे हैं ना, शुरू में हमने क्या बोला है कि इंग्लिश आपके ब्लड में उतार देंगे, तो उतना हमारे अंदर कैपेसिटी है, उतना क्षमता है कि हम आपके ब्लड में उतार सकते हैं। क्योंकि देखो बाबू, 12 घंटा का पूरा दिन होता है, 12 घंटा में 11 घंटा ही हम इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। तो सोचो, जो व्यक्ति 11 घंटा केवल इंग्लिश पढ़ा सकता है, तो क्या तुम लोगों को वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है? बिल्कुल पढ़ा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी निराश या अपने अंदर डर नहीं रखना है। बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़िए, जो आपके फ्रेंड हैं उसके भी साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस लाभ का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर कल, बाय।